मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमारी 5 तरह की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। आज हम इन 5 रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संयोजन यानी कि यहाँ पे किन्हीं अभिकारकों का संयोजन हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर अभिकारक मिल रहे हैं तो ये संयोजन है। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, कोई एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसे लिखूं कि यहाँ पे 2 अभिकारक होंगे A + B या 2 से ज़्यादा भी होंगे C, तो केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे D। तो यहाँ पे जो अभिकारक होंगे वो 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो एकल उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा। और हमारे जो अभिकारक होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे। जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी ये संयोजन अभिक्रिया है। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि C+O2। तो C+O2 जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन यानी कोयले को, जो कार्बन होता है कोयला, जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें हीट भी निकलती है, हीट और CO2। ऐसी जैसे कि हम जो बिना बुझा चूना होता है CaO, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसको हम जल में डाल देते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो होता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे भी हीट निकलती है। यानी कि इन रिएक्शनों में जो संयोजन अभिक्रिया होती हैं इनमें ऊष्मा भी निकलती है, इसीलिए इन रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलने के कारण इनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब हम इन नोट्सों के माध्यम से देख ले रहे हैं। यहाँ पे हमने समझाया A + B = C उत्पाद, और जैसे उदाहरण के रूप में कोयले का दहन, तो C+O2 = CO2 और हीट निकलेगी यहाँ पे। ऐसी जल का निर्माण H2 + O2 = 2H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम अगले नोट्सों में देख लेते हैं कि जैसे चूने के पानी का बनना, तो यहाँ पे बिना बुझा चूना प्लस H2O, तो यह क्या होता है, बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है। अब इसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो हमारी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हुई। 2 अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, और इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन संयोजन का उल्टा है। वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। वहाँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर बनाते थे, यहाँ पे एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। इसकी डेफिनेशन है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें होता है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, यहाँ पे एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अभिकारक एक ही होगा, वहाँ पे उत्पाद एक था, यहाँ अभिकारक एक था। वहाँ संयोजन में अभिकारक 2 या 2 से अधिक थे, वियोजन में उत्पाद 2 या 2 से अधिक होंगे। उसकी उल्टी रिएक्शन है ये, क्योंकि वहाँ जुड़ना है और यहाँ टूटना है। तो वियोजन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई एक अभिकारक था हमारा A और ये टूटकर B + C में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 उत्पाद बने हैं और एक अभिकारक था, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जैसे वहाँ पर हीट निकल रही थी, यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी तब ये अभिकारक टूटेगा। अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं इन्हें हम वैद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगर हमने हीट को, यानी कि जो हमने ऊर्जा दी है वो वैद्युत के रूप में दी है, अगर वैद्युत के रूप में दी है तो वो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और हमने ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी है तो वह प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। हमने ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में दिया है
तो वो ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया होता है टूटना, और हम तोड़ किस तरह की ऊर्जा को दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा से या हम ऊष्मा वाली ऊर्जा से या प्रकाशीय ऊर्जा से, तो वो वही वियोजन कहलाता है। हम पढ़ लेते हैं इसको कि उदाहरण के लिए जैसे फेरिक ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड का बनना, फेरस सल्फेट जब टूटता है तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनता है और फेरस सल्फेट बनता है। तो ये दोनों जो बनते हैं, फेरस सल्फेट जब टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो ये दोनों जो बन रहे हैं ये एक ही अभिकारक से बन रहे हैं। यहाँ पे अभिकारक एक ही है FeSO4, और टूट रहा है Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। यहाँ पे उत्पाद 3 है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ऐसी अगर हम विद्युत वियोजन की बात करें, हम अगर विद्युत दे के तोड़वाएं रिएक्शन को, अभिकारक को तोड़ें, तो जैसे ये H2O होता है, H2O जो होता है, अगर हम H2O में जल में अगर हम बिजली लगा देते हैं, तार लगा दें, तो इसके अंदर जो H2O के दो आयन मिलेंगे, H2 अलग और O2 अलग, तो ये अलग हो जाते हैं, H2 अलग हो जाएगी, O2 अलग हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये विद्युत वियोजन है। इसी तरह होता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा रिएक्शन कराई जाती है, जैसे कि AgCl की। AgCl को अगर सूर्य के प्रकाश देते हैं तो Ag अलग और Cl2 अलग हो जाती है गैस। तो ये तोड़ना होता है, तोड़ने का मतलब वियोजन होती है, और इनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मा छेपी कह रहे थे, वहाँ ऊष्मा निकल रही थी, यहाँ पे ऊष्मा ली जा रही है, शोषित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी दो अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है। कुछ तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ तत्व कम क्रियाशील होते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 104 तत्व हैं, उनमें से कुछ तो अधिक क्रियाशील हैं, कुछ कम क्रियाशील, और उन तत्वों को सही क्रम में रखा गया सक्रियता श्रेणी में। हम आगे सक्रियता श्रेणी का अध्ययन करेंगे। अभी हम यहाँ पे इतना देख ले रहे हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो कुछ अधिक जो क्रियाशील तत्व हैं, जो अधिक ताकतवर तत्व हैं, वो कम ताकत वाले तत्व के यौगिक में से उसके यौगिक आपको उसको हटाकर खुद उसका स्थान ले लेते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, CuSO4 ये कॉपर का यौगिक है और Fe अलग है, लेकिन Fe कॉपर से अधिक ताकतवर है या अधिक क्रियाशील है। तो ये Fe Cu को हटा देगा और FeSO4 बना लेगा, और SO4 के साथ खुद एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि अपना यौगिक बना लेगा और Cu को अलग कर देगा। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। इसने इसको विस्थापित कर दिया, इसने इसको हटा दिया, इसलिए इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम लिखते हैं कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए एक एग्जाम्पल है कि लोहे की कील को भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है, तो CuSO4 के नीले विलयन का रंग FeSO4 के निर्माण हो गया, जिसके कारण वो भूरा हो गया। यहाँ FeCu से अधिक क्रियाशील धातु है, ये लिखा हुआ है। यानी कि कॉपर का जो रंग नीला है, अगर उसमें मैं कील डाल दूं या आयरन मिला दूं, तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग भूरा हो जाएगा। उसका कारण है कि उसने कॉपर का जो रंग था, कॉपर का जो अस्तित्व था, उसे खत्म कर दिया। अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील वाले तत्व को पीट दिया या उसे हटा दिया, विस्थापित कर दिया। यह है विस्थापन रिएक्शन। अगली अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद आयनों के विस्थापन द्वारा बनते हैं। इसका मतलब है कि जो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों के आयन जो हैं आपस में बदल जाते हैं, और जो बदल कर जो बनते हैं वो उत्पाद बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कि जो Na2SO4 है प्लस VaCl2 है, तो यहाँ पे ये दो अभिकारक हैं, Na2SO4 प्लस VaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों ही हमारे अभिकारक हैं। अब इन दोनों अभिकारक के जो आयन हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये दोनों अभिकारक टूटेंगे Na में और SO4 में, Ba में और Cl2 में। तो Cl Na के साथ चला जाएगा और SO4 Ba के साथ चला जाएगा, यानी दोनों ही आयन जो हैं वो विस्थापित हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे दो आयन विस्थापित हो रहे हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन। दो विस्थापन यानी कि दो आयनों का विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा VaSO4 प्लस NaCl,
2NaCl, क्योंकि यहाँ पे Na है इसलिए 2NaCl लगा दिया हमने बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गई हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पादों का जो निर्माण हुआ है वो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से हुआ है। यानी कि जो आयनों का आदान प्रदान हुआ है, Ba का चला गया BaSO4 के साथ और NaCl के साथ, ये दोनों आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसीलिए ये उत्पाद बने हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान होने से उत्पाद बनता है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों आयन विस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे को विस्थापित हो जाते हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं होती हैं। रेडॉक्स शब्द मिलकर बना है रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, हिंदी में अपचयन। यहाँ पे दो अभिक्रिया होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं से मिलकर होती है, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन होता है ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता है हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ये दोनों रिएक्शन जब एक साथ होती हैं तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कभी कभी इनको अलग अलग भी पूछ लेता है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। और ऑक्सीकरण नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकृत होगी, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण अपचयन का उल्टा होता है। अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उत्पाद में। जैसे उत्पाद में ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण हो गया, उत्पाद में हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन हो गया। और जहाँ ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होंगे वो अभिक्रिया कहलाएगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हम अपचयन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। और उपचयन और अपचयन की परिभाषा लिख देंगे कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का कम होना ऑक्सीकरण या उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का कम होना अपचयन। और ये दोनों प्रोसेस जहाँ होते हैं वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ती है और हाइड्रोजन भी जुड़ती है, अपचयन भी होता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। अब हम पढ़ लेते हैं इसके आगे कि हम इन दोनों रिएक्शनों का जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ऑक्सीकरण का, इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में कहाँ होता है। ये रिएक्शन प्रैक्टिकली रिएक्शनें हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, जो दैनिक जीवन हम रोज़ जो हमारी ज़िंदगी में प्रभाव हम देखते हैं वो उपचयन अभिक्रिया का देखते हैं। ज़्यादातर उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का किसी रिएक्शन में जुड़ जाना, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव या उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, तो इसका एक प्रभाव होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का संक्षारण हो जाना, यानी कि कमज़ोर हो जाना, यानी कि टूटना, यानी कि संक्षरित हो जाना। तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो धातु की ऊपरी परत को कमज़ोर कर देती है, जो कि संक्षारण कहलाता है। संक्षारण होता है किसी भी धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब कि कोई नमी आ गई, कोई आर्द्रता आ गई तो वो धातु कमज़ोर होने लगती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, इनमें सब में ऑक्सीजन उनके ऊपर जम जाती है, यानी कि ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाती है, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ये हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी धातु का धीरे धीरे कमज़ोर होता जाना। कमज़ोर किसके कारण होने, उस धातु पे अम्लता या ऑक्सीजन का जुड़ता जाना। तो ये हमारा, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, धातु पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की रिएक्शन Fe+O2 + XH2 Fe2O3 तो ये जंग का सूत्र है हमारा। तो लोहे पर जंग लग रही है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, O3 ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण सेक्शन है। ऐसी एक घटना और है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होती है, विकृत गंधिता यानी कि जो गंध है किसी भी भोजन की या कोई खाने वाली चीज़ें जो भी हम खाते पीते हैं उसकी
चीज़ों में जब गंध बेकार आने लगती है, विकृत हो जाती है, जो सुकृत जो सही होती है वो गंध ना आए, प्रॉपर गंध ना आके कुछ गलत गंध आने लगे, तो उसका कारण होता है कि वो पदार्थ, खाने वाला पदार्थ ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत होने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीकरण रिएक्शन हो गई, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। जैसे खाने को हम खुला हुआ जो हमारा खाना रखा होता है, वो शाम का खाना सुबह को ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जैसे कोई वसा युक्त और तेलीय पदार्थ, यानी कि कोई अगर वसा युक्त चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी है, वो जल्दी ख़राब होगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत ही ईजिली से जुड़ जाएगा। तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, वायु में क्या है, ऑक्सीजन आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। उनका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाती है। तो इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाना किसी खाने की चीज़ में विकृत गंधिता कहलाती है, और वो परिवर्तन आता है ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीजन का उस चीज़ में जुड़ जाने के कारण। और विकृत गंधिता को जो रोकने के उपाय हैं, इसे हम दूर कर सकते हैं शीतलन द्वारा, यानी कि हम उसे किसी ठंडी चीज़ में रख दें। जैसे फ्रिज में रख देते हैं खाना तो ख़राब नहीं होता है, तो फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, तो शीतलन द्वारा हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, यानी कि खाने को ख़राब होने से रोक सकते हैं। वायु विरोधी बर्तन में, कोई ऐसा बर्तन हो जिसके अंदर वायु हो ही ना, वायु विरोधी बर्तन हो, उसके अंदर ऑक्सीजन की हटा दो। कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें खाना ही हो और उसके अंदर उसको ढक के रखो, उसके अंदर ऑक्सीजन निकाल दो। कोई ऐसा वायु विरोधी बर्तन जो होते हैं उनमें वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैस यूज करना। कोई ऐसा खाने के बर्तन दो या उसमें नाइट्रोजन गैस भर दो। जैसे जितनी भी चिप्स हैं और जितने भी हमारे कुरकुरे, जितने भी खाने वाले आइटम आते हैं, इनमें नाइट्रोजन भरी जाती है। तो ये खाने के आइटम ख़राब नहीं होते क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस ऑक्सीकृत नहीं होती है। तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, या कोई ऐसा ऑक्सीकारक लाओ जो ऑक्सीजन को उसमें जुड़ने ही ना दे, ऑक्सीकृत होने ही ना दे। तो ये दोनों ही घटनाएं, संक्षारण और विकृत गंधिता, ऑक्सीकरण या उपचयन, दोनों एक ही बात है, ऑक्सीकरण या उपचयन, इन दोनों के उदाहरण हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब है किसी वस्तु का कमजोर हो जाना, विकृत गंधिता का मतलब है खाने में वो गंध ना रहना या गंध, बुरी गंध आने लगना या उसका स्वाद बदल जाना, ये विकृत गंधिता है। तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट की है। अब हम फर्स्ट चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।